और कम्युनिज्म से जो निकली हुई है वो है माओइज्म। इन दोनों विचारधाराओं का आपने अभी समागम देखा हिंदुस्तान में। अगर कोई परफेक्ट सिंबल है जिहादिज्म और माओइज्म के विचारधारा का, वो है अरविंद केजरीवाल। अगर कुछ जगह आप अगर आप तवज्जो दे कि जहां पे ये समागम सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला, वो था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जादवपुर यूनिवर्सिटी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अभी इस रेड कॉरिडोर में कौन कौन फीड कर रहा है? इस रेड कॉरिडोर, पहली बात कि ये रेड कॉरिडोर है, दिस इज अ कॉरिडोर ऑफ एक्सटॉर्शन, दिस इज अ कॉरिडोर ऑफ टेरर, दिस इज अ कॉरिडोर ऑफ कन्वर्जन। टेरर, एक्सटॉर्शन, कन्वर्जन, यही ताकतें 47 में थी। जो बस्तर का मैंने एग्जाम्पल दिया उस समय भी यही ताकतें थी। और ये सिर्फ क्योंकि ये मिनरल रिच इलाका है। तो ये रेड कॉरिडोर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें कौन कौन फीड कर रहा है? इसमें चर्च फीड कर रहा है, इसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फीड, ये यूरोपियन कंट्रीज इसमें फीड इन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब विनायक सेन का जब ट्रायल चल रहा था, तो उसके ट्रायल को विटनेस करने के लिए यूरोपियन कमीशन के लोग आए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम फ्रांस में जाके कोई किसी का ट्रायल हमको देखने को परमिशन मिलेगा? तो यहां पे उनके ये इसमें यूरोपियन कमीशन फीड कर रहा है, इसमें जिहादी इसमें फीड कर रहे हैं। अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूं अभी हाल की, और ये विचारधाराओं का आप सिमिलैरिटी देखिएगा। एक जवान, इंडियन आर्मी का मलिक, अभी कश्मीर में वो छुट्टी पे आया था। उसका बेटा जो था, वो बेटा रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। वो बेटे का डेथ सेरेमनी से रिलेटेड कोई फंक्शन वो अटेंड करने आया था। उसको जिहादियों ने उसको घर से निकाला और उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। ऐसे वारदात पुलिसकर्मी के साथ 10-12 ऐसे वारदात हो चुके हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो। ये है कश्मीर का किस्सा। इसी दौरान बिहार के जमुई इलाके में एक जवान जिसका नाम, एसएसबी का जवान जिसका नाम है सिकंदर यादव, वो अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी में आया था। कोई 20 माओवादी उसके घर पे पहुंचे, उसको घर से बाहर उसको ड्रैग किया और उसके शरीर को उन्होंने छलनी कर दिया। इस 20 माओवादियों में कई औरतें भी शामिल थीं। एक सबसे बड़ा जो परिणाम या कॉन्सिक्वेंस हुआ है, या माओइज्म का है, जिहादिज्म का, वो कि औरत और बच्चों को के सोल को, उनकी आत्मा को इन्होंने मार दिया है। जब महेंद्र कर्मा का एम्बुश हुआ था और जब उसको मारा गया, तो आपको मालूम है कि उसके बॉडी के चारों तरफ ये नक्सलवादी या ये नक्सली महिलाएं जो कार्डर्स हैं, वो डांस कर रही थी। जो लड़का रेडियो सेट वील्ड कर रहा था, वो एक 10 साल का लड़का था।
ये दोनों मैंने एग्जाम्पल दिए, दोनों में आप क्या सिमिलैरिटी देखते हो? जानवरों वाला व्यवहार, मर्डरस आइडियोलॉजी, औरतों का इस्तेमाल, बच्चों का इस्तेमाल। आखिर स्टोन पेल्टर्स कौन है? बच्चे तो ये तो है। तो दोनों में आप सिमिलैरिटी देखो। और ये सिमिलैरिटी आप, ये वही सिमिलैरिटी अभी जो ये आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलता है। वो दूसरी बात है कि वहाँ लोगों के पोशाक अलग होंगे शायद, लेकिन वहाँ के भी जो ये काडर्स हैं या अनुयायी हैं इस विचारधारा के, उनकी भी मनसा वही है, उनकी भी बनावट वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अंग्रेजी बोलते हैं, उनमें से कुछ अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन ये विचारधाराओं का समागम, ये इसका जेनेसिस क्या है? देखिए, एक दुनिया के इतिहास में एक ईयर था 1979। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 1979 में कई चीजें हुई, जैसे कि ईरान में क्रांति, उसके बाद मक्का मस्जिद पर हमला, मक्का में हमला, उसके बाद सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान का इन्वेजन। इसका रिजल्ट क्या हुआ? और उसी समय ये ऑयल बूम भी हुआ, ये ऑयल इकोनॉमी जो है वो ऑयल बूम हुआ मिडिल ईस्ट में। जब सोवियत इन्वेजन का हमला हुआ तो उस समय अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जिनका नाम था ब्रेजनेस्की। ब्रेजनेस्की उस समय जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जिमी कार्टर, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ये मैंने आपको वियतनाम दे दिया है, बदला ले लो वियतनाम का, हमने प्रोवोक किया है, वी हैव इंजीनियर्ड सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। अब साहब क्या होता है कि रातों रात एक जिहाद की फैक्ट्री तैयार की जाती है, रातों रात। ये पूरे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका है वहां पे रातों रात ये इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स खुल जाते हैं, और इनका जो पूरा जो इंडोक्ट्रिनेशन का लिटरेचर जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन में छपता है। तो ये आपको एक चीज की दाद देनी होगी कि आपके यहां 20 करोड़ मुसलमान हैं, आप लोगों ने किसी ने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन अंग्रेजों को यह जिहाद का पोटेंशियल मालूम था। उन्होंने कहा कि हम जिहाद से कम्युनिज्म को हम डिफीट करेंगे। अगर उन्होंने इसमें इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो इतने रातों रात इतनी बड़ी जिहादी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। जगह जगह वो एक CBS टेलीविजन ने एक पूरा सीरीज चलाया, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म, ये सारा मतलब ये नैरेटिव चला। और कोल्ड वॉर, जिसे शीत युद्ध कहते हैं हम, वो शीत युद्ध यहाँ अफगानिस्तान के बैटलफील्ड्स में सोवियत यूनियन हार गया और वहां बाद में सोवियत यूनियन स्प्लिट कर गया। लेकिन जीती हुई विचारधारा और हारी हुई विचारधारा, ये दोनों विचारधाराएं जो हैं ये हिंदुस्तान पे अग्रसर हो गई। जो गुरुजी पवन सिन्हा कह रहे थे कि यहाँ 30 देशों के आतंकवादी दहशतगर्द यहाँ पर सक्रिय हैं, वो उसी समय शुरू हुआ। और ये एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का कि ये जो हमने जिहादी मशीन तैयार किया है कि इसको हम क्या करें, अब इसका हम क्या करें। तो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया कि भाई इनको अब कश्मीर में इनको एम्प्लॉयड तो रखना है, इनको कश्मीर में ठोक दो इनको। तो वहां से ये जिहादिज्म शुरू हुआ। और जो हारी हुई विचारधारा थी उसको भी एक इम्पीटस मिला, और ये दोनों विचारधाराओं का आज आप समागम देख रहे हो। हमने इसको ठीक से समझा नहीं, हमने इसको ठीक से पढ़ा नहीं। तो इसका जो जेनेसिस जो है ये उस समय 1979 की है।
और उसी दौरान सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा आया, वो वहाबी मॉस्क्स बनने लगे सभी जगह, वहाबिज्म पूरे हमारे जो ये रीजन है उसमें वहाबिज्म बहुत तेजी से फैलना शुरू किया। तो ये है जेनेसिस इसका। देवियों सज्जनों, मैं ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ लें। ये लॉ एंड ऑर्डर से बहुत डिफिकल्ट है, ये डिफरेंट है, और इसका अगर मुकाबला आप करना चाहते हैं तो आपको एक काउंटर नैरेटिव तैयार करनी होगी। देखिए, हमारा देश जो है बेसिकली एक मैरीटाइम कंट्री है। एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके नाम से एक ओशन है, इंडियन ओशन। और आप जिस तरह से देखते हैं ये 7,500 किलोमीटर वाली ये जो कोस्ट लाइन है, और जिस तरह से आप जट कर रहे हो इंडियन ओशन पे, और ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो यहाँ से गुजरती है जिसको आप डोमिनेट करते हो, तो आपका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो इंडियन ओशन को लेके है। जिस तरह से अगर आप मुझसे पूछोगे कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण पाकिस्तान सरवाइव करता गया है, पाकिस्तान हैज सर्वाइव बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन। एक तरफ वेस्ट एशिया, नॉर्थ में सेंट्रल एशिया, इधर साउथ एशिया, और ईस्ट में चाइना। तो आप स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखो पाकिस्तान का। तो अगर वो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रैटेजिक बून है, तो हमारी जो महत्ता जो है वो है इंडियन ओशन को लेके। और इसीलिए आप थोड़ा ये मैरीटाइम पर्सपेक्टिव हमको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पर्सपेक्टिव हमारे पास होता तो कभी अंग्रेज यहाँ नहीं पहुँचते। और आज आप देख रहे हो श्रीलंका में क्या हो रहा है, हम्बन टोटा में, मालदीव्स में क्या हो रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन था जिसका अपना इकोसिस्टम था, और उस इकोसिस्टम के हम मास्टर थे। हमारी सभ्यता ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, एक आपने पल्लवी डायनेस्टी का पढ़ा होगा, एक राजा थे नंदी वर्मन। तो जब नंदी वर्मन उनके जब पल्लवी वो महाबलीपुरम के आसपास इनका वो किंगडम था, तो जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने उनका उत्तराधिकारी ढूंढना शुरू किया। तो पीछे की तरफ गए तो उनको पता चला कोई सुमात्रा में राजा है, वो 4 जनरेशन पहले वो यहां से गया था। तो वहां से वो लेके इनको नंदी वर्मन, ये 12 साल का लड़का है, उसको लेके यहाँ पे आए। तो अगर केदाह एक जगह है मलेशिया में, वहाँ में कुछ जो अवशेष मिले हैं, और यहाँ जो महाबलीपुरम में आप अगर देखोगे वो लैंग्वेज जो है वो एक ही। तो हमारा जो था हमारा बहू बेटी का रिश्ता था साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ये जो नागा डायनेस्टी जो नागास के बारे में बात की, तो ये जो खैमर जो जहाँ पे आप कंबोडिया की बात में कर रहा हूँ, जो खैमर राजा थे उनका जो एम्ब्लेम था वो नाग का था, इसीलिए उनको नागास बोलते थे। और हमारे यहाँ शादियाँ होती थी उनकी। और एक बहुत दिलचस्प बात, जब यहाँ से हमारे मनमोहन सिंह साहब अपनी पत्नी के साथ साउथ कोरिया के विजिट पे थे, तो जो प्रेसिडेंट थी उनकी पत्नी से उन्होंने ऐसे ही पूछा कि यहाँ पर कितने भारतीय हैं। तो किसी ने कहा, एम्बेसडर ने कहा कि 5,000 भारतीय हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, 5,000 नहीं, 5 लाख। तो कहते वो कैसे? कहते नहीं, एक आपकी अयोध्या की प्रिंसेस जो थी उनकी शादी हमारे यहाँ साउथ कोरिया से हुई थी, और हम उनके वंशज हैं। तो ये हमारा जो इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन हमको जिस तरह से हम स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं,
इसमें हमको एक पावरफुल फोर्स अगर हम नहीं बने तो ये आप समझ लो कि अगर हमारा ओरिएंटेशन केवल लैंड की तरफ रहा तो हमको इसका गंभीर परिणाम